अभी छात्रों मैंने समझाया कि मोहन रमेश के साथ जाकर के वह वहाँ भी उनकी गृहस्थी के काम में व्यस्त हो जाता है और उसको पढ़ाई का समय नहीं मिलता। वह अपनी परेशानी गांव में अपने पिताजी को बताना नहीं चाहता कि मेरे पिताजी को पता चलेगा तो वो कितने दुखी होंगे। इसके बाद उधर जो उसके पिताजी हैं वो सुनहरे सपने देखते हैं कि मेरा बेटा है जो शहर में चला गया, अच्छे से पढ़ाई करेगा, एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। अब आगामी वीडियो में हम पढ़ रहे हैं 8वीं कक्षा की पढ़ाई समाप्त कर छुट्टियों में मोहन गांव आया हुआ था। अर्थात अब मोहन ने कक्षा 8वीं पास कर ली और जब छुट्टियां हुई तो इस बार वो गांव आ गया। जब वह लौटकर लखनऊ पहुंचा तो उसने अनुभव किया कि रमेश के परिवार के सभी लोग जैसे उसके आगे की पढ़ाई के पक्ष में नहीं हैं। अब वो वापस चला जाता है तो वहाँ जाकर देखा कि उसके परिवार वाले कहते हैं, रमेश के परिवार वाले, कि अब तुम काम करो, तुमने कक्षा 8 पास कर ली, अब तुम्हें आगे पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। बात घूम फिर कर जिस ओर से उठती वही उस मुद्दे पर ज़रूर ख़त्म हो जाती कि कोई कुछ कहता और जैसे आगे पढ़ने की बात का जैसे मोहन कुछ करता तो वहीं ख़त्म हो जाती कि अब आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हर उनके परिवार, रमेश के परिवार का प्रत्येक व्यक्ति इस और बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा था कि इसको आगे, मोहन को आगे पढ़ना चाहिए, बल्कि यही कह रहे थे कक्षा 8 कर ली बहुत है। कि हजार लाखों में बीए एमए मारे मारे बेकार फिर रहे हैं। और उदाहरण देते थे मोहन को कि आपने देखा नहीं आजकल नौकरियां कहाँ मिलती हैं। हजार लाखों व्यक्ति देखो जिन्होंने बीए और एमए कर रखी हैं, फिर भी वो नौकरी के लिए मारे मारे इधर से उधर फिरते हैं, उनको नौकरी नहीं मिलती। इसलिए तुम्हें अब आगे पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, अर्थात आगे पढ़ना बेकार है। ऐसे पढ़ाई से अच्छा तो आदमी कोई हाथ का काम सीख ले, कि पढ़ाई न करके अपने हाथ का कुछ ऐसा काम सीख ले कि जिससे 2 वक्त की रोटी कमा सके। रमेश ने अपने किसी परिचित के प्रभाव से उसे एक तकनीकी स्कूल में भर्ती करा दिया। मोहन की दिनचर्या में कोई विशेष अंतर नहीं आया था। वह पहले की तरह स्कूल और घरेलू कामकाज में व्यस्त रहता। धीरे धीरे 1.5-2 वर्ष का यह समय बीत गया और मोहन अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए कारखानों और फैक्ट्रियों के चक्कर लगाने लगा। अब चाहता था मोहन कारखाने या फैक्ट्री में उसको नौकरी मिल जाए। वंशीधर ने जब भी कोई मोहन के विषय में पूछता तो वे उत्साह के साथ उसकी पढ़ाई की बाबत बताने लगते और मन ही मन उनको विश्वास था कि वह एक दिन बड़ा अफसर बनकर लौटेगा। कि गांव में जो भी व्यक्ति वंशीधर से मिलते और मोहन के बारे में पूछते कि भैया आपका बेटा कहाँ है, तो वो बड़े ही उत्साहित होकर कहते मेरा बेटा तो शहर में पढ़ने गया है और एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनकर लौटेगा। लेकिन जब उन्हें वास्तविकता का ज्ञान हुआ वंशीधर को, तो न सिर्फ गहरा दुख हुआ बल्कि वे लोग अपने स्वप्न भंग की जानकारी देने का साहस नहीं जुटा पाए। क्या वो स्वप्न भंग का मतलब जो स्वप्न देख रहे थे कि मेरा बेटा तो बहुत बड़ा आदमी बनेगा, लेकिन जब वो पता चला कि मोहन सिर्फ कक्षा 8 पास करके ही कारखाने आदि में नौकरी ढूंढने लगा है, तो ये स्वप्न भंग उनका हो गया और उसके साहस को नहीं जुटा पाए। धनराम ने भी एक दिन उनसे मोहन के बारे में पूछा था। घास का एक तिनका तोड़कर दांत खोदते हुए और इन्हें बताया कि उसके सेक्रेटरिएट में नियुक्ति हो गई है और शीघ्र ही विभागीय परीक्षाएं देकर वह बड़े पद पर पहुंच जाएगा। तो धनराम ने एक दिन उनसे उसके मोहन के पिताजी से पूछा तो उन्होंने भी ये जवाब दिया कि वो विभागीय परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है और बहुत बड़ा बनकर आएगा। धनराम को त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी पर पूरा यकीन था कि आगे चलकर ये बच्चा बहुत ही नाम रोशन करेगा। तो धनराम ने भी सोचा कि चलो बहुत बड़ा अफसर बनेगा मोहन, ऐसा होना ही था। उसने सोचा। दांतों के बीच से तिनका दबाकर असत्य भाषण का दोष न लगने का संतोष लेकर वंशीधर आगे बढ़ गए। अब वंशीधर को तो पता था कि उसके बेटे के साथ क्या, उसको पता लग गया था, लेकिन वो बात अब धनराम को नहीं बताना चाहते थे ताकि वो दुखी ना हो। धनराम के शब्द मोहन लल्ला बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे, उन्हें बहुत देर तक कचोटते रहे। ये कानों में उनकी बातें
मास्टर जी की सुनाई देती रही। त्रिलोक सिंह मास्टर की बातों के साथ साथ बचपन से लेकर अब तक के जीवन के कई प्रसंगों पर मोहन और धनराम बातें करते रहे। धनराम ने मोहन के हसुए के फाल को बेंत से निकालकर भट्टी में तपाया और मन लगाकर उसकी धार गढ़ दी। यहाँ देखेंगे कि धनराम ने मोहन के हसुए को, अब वो मोहन जो हसुआ लाया था, जब मैंने कल बताया था कि एक यानी खेती में जो अनावश्यक घास है उसको काटने की दराती टाइप होता है छोटा, जिसमें कि लकड़ी का डंडा लगता है, उसके लिए कि वो मोटा था तो उसको पेना बनाने के लिए भट्टी में तपाया, मन लगाकर उसकी धार गढ़ दी, यानी कि धार लगा दी। गर्म लोहे को हवा में ठंडा होने में काफ़ी समय लगता था। धनराम ने उसे वापस बेंत पहनाकर मोहन को लौटाते हुए जैसे अपनी भूल चूक के लिए माफ़ी मांगी हो, ऐसा लगा उसको। बेचारे पंडित जी को तो फुर्सत नहीं रहती, लेकिन किसी के हाथ भिजवा देते तो मैं तत्काल बना देता। अब वो कहते कि पिताजी को ध्यान नहीं था, मेरे पास भेज देते तो मैं इसको अब तक कर देता। मोहन ने उत्तर में कुछ नहीं कहा, लेकिन हसुए को हाथ में लेकर वह फिर वहीं बैठा रहा, जैसे उसे वापस जाने की कोई जल्दी न रही हो। अब मोहन है जो यानी कि उस लोहार की दुकान पर धनराम के पास बैठ जाता है और वह हसुए को धार भी लगा देता है, लेकिन मोहन वापस जाने के लिए तैयार नहीं होता और वहीं बैठा रहता है। सामान्य तौर से ब्राह्मण टोले के लोगों का शिल्पकार टोले में उठना बैठना नहीं होता था। ब्राह्मण लोग अपनी जाति को ऊंचा समझते थे और शिल्पकार की जाति को छोटा समझते थे। तो ब्राह्मण लोग शिल्पकार जहाँ काम करते थे वहाँ ये अपने आप को नहीं, मतलब उठना बैठना सही नहीं समझते थे। किसी काम काज के सिलसिले में यदि शिल्पकार टोले में आना ही पड़ा तो खड़े खड़े बातचीत निपटा ली जाती थी, लेकिन ब्राह्मण टोले के लोग शिल्पकार, जैसे शिल्पकार जो ये काम करते हैं जैसे लोहार के यहाँ नहीं बैठते थे, खड़े खड़े बात करके चले जाते थे। ब्राह्मण टोले के लोगों को बैठने के लिए कहना भी उनके मर्यादा के विरुद्ध समझा जाता था कि जो भी शिल्पकार था और उसको पता था कि ब्राह्मण है तो वह उसको ये नहीं कहता था कि आप यहाँ बैठो, बल्कि खड़े खड़े उससे बात कर लिया करते थे। पिछले कुछ वर्षों से शहर में जा रहने के बावजूद मोहन गांव की इन मान्यताओं से अपरिचित हो, ऐसा संभव नहीं था कि मोहन भी इस बात को जानता था। शहर में चला गया तो क्या, उसको पता था कि ब्राह्मण लोग हैं जो शिल्पकार के यहाँ नहीं बैठते। धनराम मन ही मन उसके व्यवहार पर असमंजस में पड़ा था, लेकिन प्रकट में उसने कुछ नहीं कहा और अपना काम करता रहा कि ये क्यों बैठा है, लेकिन उसने कुछ उसको महसूस नहीं होने दिया, यानी कि किसको, जो मोहन है उसको। लोहे की एक मोटी छड़ी को भट्टी में गलाकर धनराम गोलाई में मोड़ने की कोशिश कर रहा था कि एक मोटी छड़ी को गरम किया धनराम ने और उसे वो गोला यानी कि सर्कल बनाना चाह रहे थे, गोलाई देना चाह रहे थे, एक हाथ में सड़सी पकड़कर। जब दूसरे हाथ से हथौड़े की चोट मारता तो निहाई पर ठीक घाट में सिरा न फंसने के कारण लोहा उचित ढंग से मुड़ नहीं पा रहा था। जैसे मैंने कहा निहाई, ये अब के लोहे का वो टुकड़ा जिसके ऊपर वस्तुओं को बनाया जाता है, तो वो गोला जो बना रहे थे वो हथौड़ा मार रहे थे, लेकिन वो ठीक से नहीं बन पा रहा था और उसका सिरा फंसने के कारण लोहा उचित ढंग से मुड़ भी नहीं पा रहा था। मोहन कुछ देर तक उसे काम करते हुए देखता रहा, फिर जैसे अपना संकोच त्याग कर उसने दूसरी पकड़ से लोहे को स्थिर कर लिया और धनराम के हाथ से हथौड़ा लेकर नपी तुली चोट उस पर मारने लगा। कौन? मोहन। मोहन अब लोहे का काम अपने मित्र की मदद के लिए कर रहा है कि उससे उसका गोला नहीं बन रहा, चलो मैं बना देता हूँ। अभ्यस्त हाथों में धोकनी फूंक कर लोहे की दोबारा भट्टी में गर्म करते और फिर निहाई पर रखकर उसे ठोकते पीटते सुदृढ़ गोले का रूप दे डाला। अब मोहन ने वो कार्य किया जो धनराम भी नहीं कर पा रहा था। मोहन का यह हस्तक्षेप इतनी फुर्ती और आकस्मिक एकाएक ढंग से हुआ कि धनराम को चूका का मौका ही नहीं, उसको पता ही नहीं लगा कि कब इसने गोला बना दिया। वह आवाक मोहन की ओर देखता रहा, स्तब्ध होकर के मोहन को आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा। उसे मोहन की
कारीगर पर इतना आश्चर्य नहीं हुआ जितना पुरोहित खानदान के एक युवक का इस तरह काम में उसकी भट्टी पर बैठकर हाथ डालने पर हुआ कि उसने जो गोला बनाया, सर्किल जो बनाया, उस पर जो वो था मोहन का जो मित्र, उसे उस पर आश्चर्य नहीं हुआ कि इसने फटाफट इस गोले को बना दिया, बल्कि उसे ये आश्चर्य हुआ कि मोहन पुरोहित का बेटा है, यानी कि ब्राह्मण खानदान से है, और वह उसकी भट्टी पर बैठकर हाथ डालने पर कि मेरी भट्टी पर बैठकर किस तरह से इसने हवा चलाई, लोहे को गर्म किया और उसे गोला बनाया। वह शंकित दृष्टि से इधर उधर देखने लगा। उसे शक हुआ कि लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। धनराम के संकोच, असामंजस्य और धर्म के संकट की स्थिति से उदासीन मोहन संतुष्ट भाव से अपने लोहे के छल्ले को, त्रुटिहीन गोलाई को जांच रहा था कि धनराम की जो नज़र थी उसमें संकोच भरा हुआ था, असमंजस था कि क्या करे ना करे। यानी कि ये धर्म का संकट था कि वो पुरोहित ब्राह्मण का बेटा होकर लोहे का काम कर रहा है, वो भी उसके पास बैठकर। इसलिए धनराम बहुत उदास हो गया, लेकिन मोहन को इससे कोई लेना देना नहीं था। वह तो लोहे की छल्ली को त्रुटिहीन गोलाई से जांच रहा था कि इसके अंदर कोई कमी तो नहीं रह गई। त्रुटि माने कमी। उसने धनराम और अपनी कारीगरी की स्वीकृति पाने की मुद्रा में देखा। उसने देखा कि वाह, मैंने कितना अच्छा गोला बनाया, अर्थात मैं भी बहुत अच्छा कारीगर हूँ। उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी जिसमें न स्पर्धा थी और न ही किसी प्रकार की हार जीत का भाव। कि जो उसकी आंखों में चमक थी वो जाति से परे की चमक थी, और ना ही किसी को नीचा दिखाने की बात थी और ना ही अपनी जाति को ऊंचा प्रकट करने की बात थी, बल्कि उसमें किसी प्रकार की स्पर्धा भी नहीं थी। कि वो ये भी नहीं दिखाना चाहता था कि धनराम से गोला नहीं बना और मैंने बना दिया, ऐसा नहीं था। वह न किसी प्रकार की हार जीत का भाव, बल्कि उसने जो काम सीखा था उस हुनर से जो गोलाई नहीं बन रही थी वह उसने बनाई। इस तरह से इस पाठ पर में आपने समझा कि किस तरह से जाति प्रथा से परे हटकर, यानी जो पुरोहित खानदान का जो बच्चा है मोहन, वह जाति प्रथा को नहीं मानता, और किस तरह से वह धनराम अपने मित्र यानी कि लोहा पेटने वाले के वहाँ जाकर किस तरह से लोहा पीटकर एक गोला बनाता है और अपने आप को बड़े हर्ष के साथ उसके समक्ष प्रस्तुत करता है। उसमें किसी भी ईर्ष्या द्वेष की बात नहीं होती। इस पाठ से छात्रों हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें समाज में रहते हुए जाति प्रथा इसकी ओर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि कार्य की ओर ध्यान देना चाहिए।